आज एक और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 से रिलेटेड है। इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर हमने 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर के 3 टॉपिक कवर करने हैं। एक हमारे पास टॉपिक है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है हमारे पास मस्टर्ड प्लांट और तीसरा हमारे पास टॉपिक है फ्लो। ये तीनों टॉपिक इस लेक्चर्स के अंदर हम पूरे करने हैं इनको। अब देखो, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस को हमने 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है। पहला नंबर जो हमारे पास है वो है यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंटेन वन सेल, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के ऊपर डिपेंड अपॉन करते हैं, उनको हम यूनी वर्ड का मतलब ही वन होता है, उसको हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। अब जो सिंगल भी सेल कह सकते हैं, वन भी सेल कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म उसकी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज या उसकी लाइफ के अंदर एक्टिविटीज होती है वो एक ही सेल के अंदर पूरी होती रहती है। जैसे सपोज करते हैं फूड डाइजेशन है, ठीक है, और रेस्पिरेशन है या एक्सक्रिएशन है, एक्सक्रिएट कुछ रिमूव करते हैं मटेरियल, तो ये पूरा सिस्टम एक ही सेल के ऊपर डिपेंड अपॉन होते हैं। इनके अंदर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है? एक आ जाते हैं बैक्टीरिया जो किंगडम मोनेरा से रिलेटेड है, और अमेबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ये सब के सब क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिल्स है जो एक ही सेल के ऊपर डिपेंड अपॉन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड वन है कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनी वर्ड का मतलब है एक ही किस्म की स्पीशीज एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे होकर रहना स्टार्ट करें तो उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके अंदर यूनिसेल्यूलर भी एक जगह पे इकट्ठे होकर रहते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी रहते हैं। जैसे सपोज करते हैं यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर वो लिविंग टुगेदर फॉर्म अ कॉलोनीज, इकट्ठे होकर रहे एक जगह के ऊपर, तो उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब देखो, ये याद रखना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड अपॉन नहीं करते, यानी कि डू नॉट हैव एनी डिवीजन और लेबर अमंग देम, के इनके बीच में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है और नई डिवीजन सेल डिवीजन वगैरह भी नहीं होती है। और यूनिसेल्यूलर जितने भी, हालांकि जितने भी उस कॉलोनी के अंदर रहते हैं तो वो अपनी अपनी जिंदगी बसर करते रहते हैं। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच एंड अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड अपॉन नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूनिसेल्यूलर इकट्ठे होकर रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, अपनी अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं और इकट्ठे होकर कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद एक और भी एग्जांपल है जो मल्टी सेल्यूलर है हमारे पास, उसको हम कहते हैं वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक किस्म का मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये भी कॉलोनी की फॉर्म में रहता है, जिसको हम आल्सो नोन एज ग्रीन अलगा कहते हैं। ये भी कॉलोनी की फॉर्म में रहना स्टार्ट करते हैं, या ये भी मल्टी सेल्यूलर से रिलेटेड, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब तो मल्टी सेल्यूलर, मल्टी वर्ड का मतलब है मेनी और सेल्यूलर का मतलब है सेल, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मोर देन वन सेल या मेनी सेल हो, तो उस चीज को हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इन चीज को हम क्या कहते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे बुक के अंदर एक फ्रूट दिया हुआ है, दूसरा मस्टर्ड प्लांट दिया गया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टी सेल्यूलर, एक प्लांट है एक एनिमल है। अब वन बाय वन हम प्लांट और एनिमल को दोनों को पढ़ते हैं। पहले हमारे पास दिया गया है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है
उसको हम ब्रासिका कंपस्टस कहते हैं, ब्रासिका कंपस्टस कहते हैं। और उसका जो कॉमन नेम है वो मस्टर्ड प्लांट है, और जो लोकल नेम है उसको हम क्या कहते हैं, सरसों की सब्जी या सरसों की जो साग होती है वो भी कह सकते हैं, या सरसों भी कह सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और ये कल्टीवेट उगाया जाता है, इसको सिर्फ विंटर सीजन के अंदर, विंटर सीजन के अंदर इसको उगाया जाता है। समर वगैरह सीजन के अंदर ये ग्रो नहीं करता है या उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और कल्टीवेट हुआ जाता है विंटर सीजन के अंदर, विंटर सीजन के अंदर उगाया जाता है। उसके बाद इसके जो प्लांट के लीव्स है वो यूज करते हैं हम वेजिटेबल्स एज अ सब्जी तौर या खाने तौर पे, वेजिटेबल तौर पे हम यूज करते रहते हैं। और इसकी जो सीड्स है, इसके अंदर ऑयल होता है, जो ऑयल हम अपने घर के अंदर यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल जो बोलते हैं, वो ज्यादातर ऑयल्स जो होते हैं वो सरसों के सीड से या मस्टर्ड प्लांट का जो सीड है उनसे निकाला जाता है। उसके बाद अगर इसकी साइज की बात करें तो लेंथ इसकी तकरीबन 1.5 मीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद मस्टर्ड प्लांट को हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों के अंदर। मस्टर्ड प्लांट की जो बॉडी है उसको दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। एक हमने बोला है कि वेजिटेटिव पार्ट है और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर लीफ और स्टीम और रूट आ जाती है, और प्लस में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर फ्लावर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो फ्लावर है, ये फ्लावर कलर का येलोइश इन कलर होता है और ये प्रोड्यूस करता है फ्रूट और सीड को, सीड्स और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये मस्टर्ड प्लांट था। मस्टर्ड प्लांट ज्यादातर विंटर सीजन के अंदर कल्टीवेट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है फ्रॉग है। अब देखो, फ्रॉग भी एक किस्म का मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ये भी, इसका अगर साइंटिफिक नाम देखा जाए तो इसको राना टेग्रीना कहा जाता है, और कॉमन नेम के अगर बुनियाद के ऊपर देखें तो इसको हम फ्रॉग कहते हैं, और लोकल नेम इन उर्दू के अंदर हम इसको मेंढक कहते हैं, मेंढक। ठीक है, अब ये चीज याद रखना कि ये भी एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। डुअल लाइफ का मतलब क्या है? डुअल मतलब वो ऑर्गेनिज्म लिव इन बोथ, यानी कि वाटर के ऊपर भी रहे और लैंड के ऊपर भी रहे, तो उस चीज को हम डुअल लाइफ कहते हैं। पानी के अंदर भी रहे और जमीन के अंदर भी रहे, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? डुअल लाइफ, लिव इन बोथ वाटर एंड एज वेल एज लैंड के अंदर भी रहना स्टार्ट। अब देखो, अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान की बॉडी को 3 हिस्सों के अंदर हमने डिवाइड किया, हेड, नेक एंड ट्रंक। अब इसकी बॉडी के अंदर नेक रीजन जो है वो एब्सेंट होता है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, और नेक रीजन इसके अंदर एब्सेंट होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद फ्रॉग जो है, फ्रॉग की बॉडी ऑर्गन या बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं ये ऑर्गन भी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज के बने होते हैं, या ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से बने होते हैं। जैसे सपोज करते हैं वो टिश्यूज कौन से हमारे पास? एपिथेलियल टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज है या नर्वस टिश्यूज है। ये टिश्यूज क्या क्या फ्रॉग की बॉडी के अंदर बनाते हैं? जैसे एपिथेलियल टिश्यूज है वो स्किन को बनाते हैं, और ग्लैंडुलर टिश्यूज है वो लंग्स को, स्टमक को, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को बनाते हैं, और मस्कुलर टिश्यूज जो है मसल्स को बनाते हैं, और नर्वस टिश्यूज जो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर फिर फ्रॉग कहाँ किस जगह रहता है, उसकी हैबिटेट्स की अगर बात की जाए तो फ्रॉग हमेशा आप लोगों को डिचेस के अंदर, पॉन्ड्स, पूल्स के अंदर, स्टैग्नेंट वाटर्स, स्ट्रीम्स या स्लो मूविंग जो रिवर्स होते हैं, यानी कि खराब पानी के अंदर या खड़ा हुआ पानी के अंदर, या छोटी सी
दरिया वगैरह हो या छोटी सी रिवर वगैरह हो, वहां पे ज्यादातर आप लोगों को ये फ्रॉग वगैरह पाया जाता है, गीली मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, एक चीज आपके बुक के अंदर लिखी हुई नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेम्ब्रेनियस स्किन बिटवीन टू टोज। अब देखो जैसे इंसान की फिंगर्स के अंदर ये गैप है, ऐसे फ्रॉग की फिंगर्स के अंदर आप लोगों को गैप नहीं पाया जाता। यहाँ पे एक मेम्ब्रेनियस जैसी स्किन होती है, मेम्ब्रेनियस स्किन होती है जो उसको तैरने में या हम कहते हैं स्विमिंग करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और इसकी फ्रॉग की जो स्किन है वो स्लिपरी होती है, क्योंकि फ्रॉग की बॉडी के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होता रहता है, म्यूकस ग्लैंड होते हैं, इसलिए उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो उसकी स्किन है तो वो क्या होती है, स्लिपरी होती है। एक चीज और भी याद रखना कि जैसे इंसान की आंखों के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, फ्रॉग के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टेम्पोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है बिहाइंड द आई, जो हेयरिंग का काम करती रहती है, सुनने का काम करती रहती है। आईज जो ये मेन है इससे पीछे होती है, और मेम्ब्रेनियस होती है वो काम क्या करती है, सुनने का काम करती है। जैसे फ्रॉग के हेड के ऊपर, ऐसे ऊपर हेड के ऊपर हमारे नॉस्ट्रिल यहाँ पे, फ्रॉग के हेड के ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको नॉस्ट्रिल कहते हैं, उसके जरिए रेस्पिरेशन करता है। और ये चीज याद रखना, फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो 3 किस्म की रेस्पिरेशन होती है, एक गिल्स के जरिए, दूसरी क्यूटिनस के जरिए, और दूसरी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। गिल्स के जरिए जो रेस्पिरेशन होती है वो ज्यादातर टेडपोल यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जब फ्रॉग होता है उस टाइम ये रेस्पिरेशन करता है, और स्किन से रेस्पिरेशन उस वक्त करता है जब ये वाटर के अंदर होता है यानी कि पानी के अंदर होता है, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन उस वक्त करता है जब ये जमीन के ऊपर होता है, तो उस वक्त ये रेस्पिरेशन करता है। अब देखो ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता है कि फ्रॉग के अंदर मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। ज्यादातर जो मेल है ना, मेल वो छोटे होते हैं, मेल छोटे होते हैं किससे, फीमेल से। एक ये भी आइडेंटिफिकेशन होती है, दूसरी ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि मेल फ्रॉग है उसकी जो थंब है ना, थंब जैसे इंसान का ये थंब है, उसके पांव वाला जो थंब है वो थंब थोड़ा सा मोटा सा होता है, थिक होता है, थिन नहीं होता, थिक होता है, थिन इज थंब। तो हम मेल बोलेंगे, जिसका थिक होगा उसको हम मेल कहेंगे और थिन होगा उसको हम फीमेल कहेंगे। एक और चीज हमारे बुक के अंदर लिखी हुई है कि जितने भी फ्रॉग्स हैं वो फ्रॉग सब के सब कार्निवोरस है, वो स्मॉल इंसेक्ट को ईट करते रहते हैं। ठीक है, अब फ्रॉग की अगर फ्रॉग देखो, फ्रॉग क्लास एम्फीबिया से रिलेटेड है। किस क्लास से? एम्फीबिया से। एम्फीबिया वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, तो उनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब फ्रॉग इस एनवायरनमेंट का बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन नहीं कर सकता, तो वो 2 प्रोसेस के अंदर चला जाता है। एक को हम कहते हैं हाइबरनेशन, दूसरे को हम एस्टिवेशन। विंटर स्लीपिंग कहते हैं हाइबरनेशन को, और समर स्लीपिंग कहते हैं एस्टिवेशन को। यानी कि जो गर्मियों की जो मौसम होती है उसके अंदर इतना टेम्परेचर हाई वगैरह नहीं होता, तो उससे क्या करता है, वो फ्रॉग क्या करता है, जमीन के ऊपर आ जाता है, और विंटर सीजन के अंदर ज्यादातर वो मिट्टी के अंदर छुप जाता है, क्योंकि जैसे छिपकलियां हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। ये हमारा क्लास 9 का 2-3 टॉपिक्स थे, 3 टॉपिक्स थे, मैंने आप लोगों को कवर किया। इंशाल्लाह ताला हम इसी एनर्जेटिक वे से नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।